ये तीसरे क्वेश्चन का हल है। चौथा क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ऐसा क्वेश्चन जो है हमने आपको 1.1 में समझा चुके हैं, बता चुके हैं। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने तरह से हल करके देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यह क्वेश्चन आपको यह नहीं बताए थे। इस टाइप के क्वेश्चन के घन के लिए देखा 9m 9+1 या 9m+8 के रूप में होता है। इस सवाल को हल करने के लिए ठीक वैसे ही वर्ग की तरह हल करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि मान लेते हैं a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में है। अब हमें सिद्ध करना है कि इनमें से प्रत्येक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। अब जैसे उसमें वर्ग में लेते हैं ऐसे इसमें हम घन में ले लेंगे कि 3q का घन बराबर 27q³ इक्वल टू 9 कॉमन ले लीजिए 3q³ या 9m जहां m बराबर 3q³। अर्थात यह देखेंगे कि यह अगर जो m 3q³ के रूप में है तो यह 9 से विभाजित है। दूसरा है, यदि हम 3q+1 का घन करते हैं तो इसका घन 3q का घन प्लस 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3q.1 स्क्वायर प्लस 1, मतलब यहाँ a³ दूसरा b³ और यह प्लस 3ab a+b जैसे होता है उस टाइप से इसको स्पेंड कर दिया गया है। और स्पेंड करने के बाद देखें ये उसको खोल करके पूरे को जो है 27q³ 27 स्क्वायर प्लस 9q 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 और यह बराबर 9 कॉमन ले लीजिए और ये इतना और प्लस 1 बचेगा। हम इसको मान लेते हैं 3q³ प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को यदि हम m के बराबर मान लेते हैं तो यह 9m+1 के रूप का होगा। इसके आगे यह 3q+2 का हम क्यूब करते हैं तो यह इसका क्यूब कर लिए। क्यूब करने के बाद इसको पूरे को जो है हम एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद फिर 9 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लास्ट में 8 को ऐसे रख देते हैं। यदि 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर हम यदि इसको हम m मान लेते हैं तो यह 9m+8 के रूप का होगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे वर्ग वाला होता है, सिर्फ हमको घन के रूप में दिखाना था, इसलिए इसको हम घन के रूप में दिखाने के लिए यह मान करके और एक्सप्लेन करके इसको हम दिखा लेते हैं। देखें अगले स्टेप में हम आते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दोनों संख्याओं और उनके महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्त के बीच संबंध क्या होता है। इसके विषय में आप देखेंगे कि महत्तम समापवर्त ab गुणे लघुत्तम समापवर्त ab बराबर होता है a गुणे b। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात महत्तम समापवर्त a b का महत्तम समापवर्त यदि निकालना है तो यह बराबर होगा a गुणे b बटा लघुत्तम समापवर्त ऑफ a और b। a और b के लघुत्तम समापवर्त से यदि उसके गुणनफल में हम भाग दे देते हैं तो हमको महत्तम समापवर्त मिल जाता है। और यदि लघुत्तम समापवर्त a b का निकालना है तो a और b दोनों का गुणा करके हम महत्तम समापवर्त
ए बी के महत्तम समापवर्त से भाग देते हैं तो हमको यह लघुत्तम समापवर्त मिल जाता है। इसके आगे है कि यदि किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांकों ए बी तथा सी के लिए तीनों संख्याओं और उनके महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्त के बीच संबंध क्या होता है, तो इसमें यह देखेंगे कि अगर जो तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालना है तो मतलब महत्तम समापवर्त ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू लघुत्तम समापवर्त ऑफ ए बी सी बटा लघुत्तम समापवर्त ऑफ ए बी गुणे लघुत्तम समापवर्त ऑफ बी सी गुणे लघुत्तम समापवर्त ऑफ सी ए। इस तरह से हम तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि लघुत्तम समापवर्त हमको ए बी सी का निकालना है तो इसमें क्या होता है कि ए गुणे बी गुणे सी गुणे महत्तम समापवर्त ए बी सी बटा महत्तम समापवर्त ऑफ ए बी गुणे महत्तम समापवर्त ऑफ बी सी गुणे महत्तम समापवर्त ऑफ सी ए। इस फार्मूले से हम तीन संख्याओं का लघुत्तम या महत्तम निकाल सकते हैं। इसके बाद आप देखें प्रश्नावली 1.2 के सवाल को हल करने के लिए यह सब कुछ आसान सवाल हैं, आप लोग अपने से करेंगे। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष के लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए जैसे यह विलुप्त संख्या है तो इसको निकालने का तरीका यह है कि यहाँ से देखिए 2 3 है, 2 गुणे 3 करेंगे, 2 3 6, यहाँ 6 आ जाएगा। ऐसे ही 6 गुणे 5 यहाँ करेंगे तो 6 25 यहाँ 30 आ जाएगा। फिर 30 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 150 आ जाएगा। यह मेथड है कि हम कैसे गुणनखंड बीज के रूप में ऐसे एक दूसरे को गुणा करते हुए जाते हैं। ऐसे ही इसमें देखें जैसे 7 21 यहाँ आ जाएगा, 21 में 2 का गुणा करेंगे तो 42 यहाँ आ जाएगा। इस मेथड से हम क्या करते हैं कि गुणनखंड बीज का गुणा करके और पूरा कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चन को आप लोग नोट करके अपने से करिएगा, यह आसान है। निम्नलिखित वृक्ष के प्रयोग के निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करके उसी वृक्ष की तरह बना दीजिएगा। तीसरा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको जो है आप गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद ये सब क्वेश्चन जो है आप अपने से हल करेंगे। इसमें देख लें एक क्वेश्चन जांच कीजिए क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 32 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, कारण बताएं। तो देखिए 32 पर समाप्त होने के लिए यह होता है कि यदि 32 के गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड आता है तब तो वह शून्य पर समाप्त होगा, लेकिन 32 के गुणनखंड में सिर्फ 2 आता है, 5 आता नहीं है, इसलिए यह जो है आपका शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह की बात होती है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 6 7 8 9 10 11 12 ये सब क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे अपने से करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। लेकिन पहले कोशिश करिए, सारे क्वेश्चन आसान हैं और यह सीधे डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर बेस हैं, यह आपको आ जाएंगे। देखें अगला जो है यह आप पिछले क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। ये सब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद शांत या पूर्णतः समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है तथा ऐसे प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब इसमें आप यह देखेंगे शांत दशमलव प्रसार का मतलब कि जो पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसे को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि ऐसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में शांत मतलब पूर्णतः समाप्त नहीं होता, अशांत दशमलव कहलाता है तथा यह प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अशांत आवर्ती प्रसार। अशांत आवर्ती प्रसार का मतलब कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता लेकिन भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त होता है, मतलब कुछ खंड उसके बार बार रिपीट होते रहते हैं।
अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार में प्राप्त पुनरावृत्त होने वाले अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे देखिए 1/3, 1/3 इक्वल टू होता है 0.3333, ऐसे होगा। 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब कि 3 के ऊपर हम एक ऐसे चिन्ह बार लगा देंगे और इससे जो है यह हो जाता है कि यह बार बार 3 को रिपीट कर रहा है। यहाँ भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हम इसे 3 को 3 बार लगा करके ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद इसमें आता है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो इसमें आप जान लें कि दशमलव प्रसार जिसका अंत न हो और न ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति हो, मतलब बार बार ये रिपीट भी न करे, तो खंड जो प्राप्त हो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। ऐसे प्रसार वाले संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1.0220002 0002 ऐसे डाट डाट करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा और ये सब संख्याएं इस टाइप के दशमलव में होंगी, तो ये सब अपरिमेय संख्याएं होंगी। या जैसे हम √3 लिख दें, √5 लिख दें, इस प्रकार की संख्याओं को हम यह जो है अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यदि कोई संख्या p/q के रूप में है और जहां p और q क्या है कि सह अभाज्य संख्या है और q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब q का अगर जो अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो वह संख्या शांत दशमलव होगी। अर्थात किसी भी भिन्न संख्या का यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर n या गुणे 5 के पावर m के रूप का होता है तो वह शांत दशमलव होगा। और इसके लिए यह क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने से करिएगा, जो आ पाएगा उसको हल करिएगा। यह क्वेश्चन का उत्तर माला है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और हल करके देखिएगा कि यह आता है या नहीं। जो नहीं आएगा उसको आप बताएंगे, हम बाद में इसके बाद NCERT के बुक जो लोग आप लोग दीक्षा से जो लोग यह डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके प्रश्न को आप लोग हल करिएगा। देखिए इसमें प्रश्न जो है हल किया हुआ है, बहुत आसान सवाल है, इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यह बहुत आसान है, आसानी से आप ऐसे आप गुणनखंड कर सकते हैं। ये सभी आप गुणनखंड ऐसे कर लेंगे। यह बहुत ही आसान है, इसलिए इसको हम बता नहीं रहे, आपको हम वीडियो भेज दे रहे हैं, इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा। इसके बाद देखें यहाँ पर यह भी क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप देखें, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापन लघुत्तम समापन ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त। इसका फार्मूला आपको बता दिए हैं और इसको देखिए कैसे हल किया गया है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर 2691 के यहाँ देखें ऐसे गुणनखंड करके और इस तरह से जो है यह किया गया है। फिर इसके बाद सत्यापन यह कि लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर इन दोनों का गुणनफल कर दिया गया, दोनों इक्वल हो गया है, अर्थात यह सत्य है कि इस फार्मूले के अनुसार यह सत्य होता है। ऐसे देखिए 510 और 92 का है। ये सब क्वेश्चन आपको हल किया हुआ है, इसको आप एक बार अपने से देख लेंगे, जहां आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप बताएंगे। देखें ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है इसमें समय व्यस्त न करके हम आपको इसकी वीडियो भेज दे रहे हैं, आप लोग इसको लगाइएगा।
इस हल के द्वारा जो है आपको यह सहायता भी मिल जाएगी कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो हम क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को आप इनके सहायता से हल कर सकते हैं। इसको आप आसानी से हल कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए 6 का जो गुणनफल होगा वह 2 into 3 होगा, इसलिए यदि यह 2 और 5 होता तब तो यह 0 पर समाप्त होता, इसलिए यह जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि इस टाइप के सवाल आपको हम दिए हैं, उसमें व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 और इतना 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसका मतलब देखिए कि यदि हम इसको गुणा करके इन तीनों का 13 जोड़ते हैं तो यह 1001 प्लस 13 आता है, और यह जोड़ने पर आपको 1014 आएगा। 1014 का यदि हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 होता है। चूंकि यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक संयुक्त संख्या है और यह जो है इससे विभाज्य हो जाएगी 13 से। इसी प्रकार दूसरे वाले को यह किया गया है कि यह इसको गुणा करके 5 जोड़ दिया गया है और देखते हैं कि इतने 5 के गुणनफल है, अर्थात यह जो है 5 और इतने का गुणनफल है, अर्थात यह जो है इससे 5 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही देखिए यह खेल के मैदान वाला है, इसका जो है आपको यहाँ पर इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद 1.3 के क्वेश्चन में देखें, इस टाइप के क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम हल करते हैं कि जैसे इस हल में देखिए माना √5 एक परिमेय संख्या को दर्शाता है, तो √5 को हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तब √5 बराबर p/q होगा। अब यदि हम यह मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अर्थात √5 बराबर p/q में होना चाहिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यह 5 बराबर p²/q² इम्प्लाइज p² इक्वल टू 5q²। यह आपका समीकरण 1 बन गया। अब हम यह देखते हैं कि 5 p² को विभाजित करता है, तो जब किसी के वर्ग को मतलब p² को जो है, जब यह 5q² है तो यह भाजक हुआ, यह भागफल हुआ, तो जब p² को विभाजित करेगा तो इसके p को भी 5p को भी विभाजित करेगा। ऐसा होता है कि यदि किसी के वर्ग को कोई संख्या विभाजित करती है तो वह उसके संख्या को भी, उस संख्या को भी विभाजित करती है। माना p बराबर, अगर हम यह माना p बराबर 5m, तो p² बराबर 25m² हो जाएगा इसमें मान रखने पर। और समीकरण 1 में हम p² का मान रखने पर देखेंगे कि यह 25m² बराबर 5q² या 5m² बराबर q², अर्थात 5 into q² को भी, यह इसका मतलब 5 जो है यह q² को भी विभाजित कर रहा है, क्योंकि 5m² बराबर q² हो गया। अब यह देखते हैं कि 5 जो है q² को भी विभाजित कर रहा है, तो 5q को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 में आप देखेंगे कि p भी 5 से विभाज्य है और समीकरण 3 में q भी 5 से विभाज्य है, अर्थात 5 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
यह इस मान्यता का विरोध करता है, क्योंकि हम यह मान चुके हैं कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, इसका जो है कोई गुणनखंड या ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से किसी भी संख्या का वो दे सकते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे, उसका मेथड यही है। दूसरे प्रकार का सवाल देखें कि यह 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं कि इतना परिमेय संख्या है। हम देखते हैं 3 + 2√5 = a/b। यदि परिमेय संख्या तो a/b के रूप में होगी, जहां a और b समभाज्य संख्या है और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2√5 = a/b -3, 3 को हम इधर ट्रांसफर कर दिए, या √5 बराबर इतना। तो इसका मतलब कि यह जो है a और b पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, तो अर्थात √5 भी परिमेय होना चाहिए, जो कि हमारा एक यह विरोधाभास है। √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है, जो एक विरोधाभास हमको मिल रहा है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यह ठीक इसी प्रकार जो है इसको सिद्ध किया गया है कंट्राडिक्शन मेथड से, और इसको ट्रांसफर करके हम जो है ऐसे इसको चेक कर लेते हैं, या आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, कई प्रकार के सभी सवाल हैं, यह हल किया हुआ सवाल है, आप इसको अपने से देख लेंगे।